हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे। उसके कुछ लोगों ने उत्तर भी मुझे भेजे हैं। पर आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं उन ऑब्जेक्टिव जो आपके साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पिछली वीडियो में दिया था, उस वीडियो को आज डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या थे कंपनी लॉ के। प्रश्न पहला था कि सही सुलेमित युग्म नहीं है, मतलब हमें मिलान करना था और देखना था इसमें कौन सा गलत है। जो बताया गया था कि लेखा पुस्तक मतलब बुक ऑफ अकाउंट, तो ये बुक ऑफ अकाउंट जो है क्या ये सही है या गलत है। यस, आप जब बेयर एक्ट में देखेंगे सेक्शन 213 में बुक ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ये सही है बुक ऑफ अकाउंट। आपको ढूंढना है कौन सा गलत है, कौन सा युग्म सही नहीं है। बुक ऑफ अकाउंट क्या है? बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट द कंपनी ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय ए कंपनी के द्वारा जो भी आता है, रिसीव किया आता है, जो खर्च किया आता है, उसका अकाउंट रखा जाता है। ऑल सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, उसका अकाउंट रखा जाता है। एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट, तो ये सारी चीज़ क्या है, ये सारे जो हैं ये लेखा पुस्तकों के अंदर में आते हैं, जिसको बुक ऑफ अकाउंट बोलते हैं। दूसरा है हमारा डिवेंचर। डिवेंचर को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो यस, डिवेंचर को भी सेक्शन 2 सब क्लॉज 30 में परिभाषित किया गया है। मतलब ये भी आपका सही मिलान किया हुआ है। डिवेंचर का मतलब डिवेंचर इंक्लूड्स, डिवेंचर में आता है स्टॉक, आता है बॉन्ड्स, आता है और भी कोई जो इंस्ट्रूमेंट है कंपनी के जो डेप्ट देते हैं वो आता है, ये सब डिवेंचर है। तीसरा है डिविडेंड। डिविडेंड को कहाँ परिभाषित किया गया है? डिविडेंड को सही है 235 में परिभाषित किया गया है। डिविडेंड मीन्स एनी इंटरिम डिविडेंड, जो भी अंतरिम लाभांश है वो सब डिविडेंड है, वो भी डिविडेंड में आता है। और चौथा जो है वो है कहा गया है मेमोरेंडम, जो कि दिया है ऑप्शन में धारा 2 सब क्लॉज 85। अब देखिए धारा 285 में क्या है, जब आप 285 देखेंगे तो 285 में मेमोरेंडम की परिभाषा नहीं है। 285 में किसकी परिभाषा है? 285 में परिभाषित किया गया है स्मॉल कंपनी को। किसको परिभाषित किया है? स्मॉल कंपनी। किसको कहते हैं स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनी वो है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी आप जानते हैं क्या है। और क्या होता है इसमें? इसमें होता है पेड अप शेयर जो कैपिटल है वो 50 लाख रुपीस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जो प्रेस्क्राइब किया गया है। और वो प्रेस्क्राइब किया कहाँ तक किया जा सकता है? तो वो प्रेस्क्राइब किया जा सकता है 10 करोड़ तक। अगर प्रेस्क्राइब है 10 करोड़ तक, तो 10 करोड़ तक जो प्रेस्क्राइब किया गया है तो वहाँ तक। ये जो 10 करोड़ है, ये 10 करोड़ जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ उसके पहले था ये 5 करोड़ रुपीज़, अब ये हो गया 10 करोड़। और दूसरा है कि टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए? वो टर्नओवर एक लास्ट जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या जो प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रिस्क्राइब अब कितना है? 100 करोड़, 100 करोड़, ठीक है, वहाँ तक आप प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। 100 करोड़ पहले ये जो था वो था 20 करोड़, जो 2018 में इसको कर दिया गया 100 करोड़। और आगे है कि स्मॉल कंपनी एक होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं है, उस पर अप्लाई नहीं होता है। जो कंपनी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 में, अंडर सेक्शन 8 में किस तरह की कंपनी रजिस्टर्ड होती है? जो वेलफेयर के लिए काम करती है, स्पेशल उसको स्टेटस मिलता है, तो उस तरह की कंपनी को जो सेक्शन 8 के अंतर्गत उसको नाम दिया जाता है। तो वैसी कंपनी पे भी इस तरह स्मॉल कंपनी जैसी बातें नहीं आती है। और जो गवर्न स्पेशल एक्ट के द्वारा जिस कंपनी का निर्माण करती है उस पर भी ये बात नहीं आता है। तो ये जो मेमोरेंडम का धारा 285 में है वो वास्तव में 285 में क्या है? 285 में कहा गया है स्मॉल कंपनी के बारे में। किसके बारे में? स्मॉल कंपनी के बारे में कहा गया। तो ये क्या है? गलत है। मेमोरेंडम को कहाँ परिभाषित किया गया है? मेमोरेंडम को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 56 में। सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 56 में।
तो इसलिए ये जो सेक्शन है आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, ये सही उत्तर है, ये वाला। तो क्या है, अच्छा मेमोरेंडम क्या है। जब आप मेमोरेंडम को 2 से 56 देखें 56 देखेंगे तो वहाँ पे मेमोरेंडम को परिभाषित किया गया है। 256 में कहा गया है कि मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ MOA, जिसको हम लोग कई बार हम लोगों ने बात किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी को हम कहते हैं कि एक तरह से कंपनी का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कंपनी के उद्देश्य को बताता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बताता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न है इसमें फिर से, सही सुमेलित युग्म नहीं है। इसमें आपको ढूंढना है कि सही सम्मिलित युग्म नहीं है। अब फिर से इसमें भी देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को दिखाया है इसने धारा 2 सब क्लॉज 70 में। यस, धारा 2 सब क्लॉज 70 में प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो जनता को आमंत्रित करता है कि आप आइए और हमारे कंपनी में का शेयर खरीदें या कंपनी के डिवेंचर लें। हाँ, कंपनी में एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए आप कॉल करते हैं, जनता को आमंत्रित करते हैं। आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी जनता को सीधे आमंत्रित नहीं कर सकती है, प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है, उस पर यह बंधन है। तो यह है प्रोस्पेक्टस। दूसरा है ऑप्शन बी प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को बताया इसने 269 में। जब आप बेरेट रखेंगे यस, प्रोमोटर 269 में डिफाइन है। हाँ, तो प्रोमोटर्स क्या होता है? प्रोमोटर्स एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी, एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, कई बार प्रोस्पेक्टस में उसका नाम होता है, उसमें वो आइडेंटिफाइड रहता है एज ए प्रोमोटर्स। हाँ, सेक्शन 92 इसके लिए आप देखेंगे तो वहाँ भी इसका डिटेल्स आपको मिलेगा। तो ये प्रोमोटर्स है। अगला है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया? यस, 268 में किया गया है। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? प्राइवेट कंपनी वो है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल पहले जो था वो एक लिमिटेशन में था, अब कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो जो ये था एक्ट था मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का, उसको 2015 में ख़त्म कर दिया गया है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होना चाहिए। 1 लाख और जो भी था वो अब नहीं है। अब आप किसी भी अमाउंट से पेड अप कैपिटल कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट डिसाइड करे। अभी तक इस तरह का कुछ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ नहीं है। और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिस पे 3 तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि वो अपने ट्रांसफ़र को शेयर करने का पावर नहीं होता है। हाँ, और उसके टोटल जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट होती है, अगर 1 पर्सन कंपनी को छोड़ दें तो उसके अलावा उसकी 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन होता है कि वही प्रोस्पेक्टस के बारे में, कि प्रोवाइड्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस वो जारी नहीं कर सकता है। ठीक है। चौथा इसका ऑप्शन है विदेशी कंपनी। देखिए विदेशी कंपनी को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो और सेक्शन 284 में किसको परिभाषित किया गया है, दोनों देखना होगा। सेक्शन 284 देखेंगे तो वहाँ परिभाषित किया गया शेयर को। हाँ, शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर्स कैपिटल ऑफ ए कंपनी। हाँ, एंड इंक्लूडिंग स्टॉक। शेयर का मतलब है जिसमें कंपनी का शेयर आता है और उसके अंतर्गत स्टॉक भी आता है। जबकि अगर फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी को हम देखेंगे तो विदेशी कंपनी को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 42 में। सेक्शन 2 सब क्लॉज 42, सेक्शन 2 सब क्लॉज 42 कहता है कि फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो इंडिया के बाहर जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, मोटे मोटी तौर पे आप फॉरेन कंपनी समझे, जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है वो क्या कहलाएगी? वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। भले ही वो कंपनी इंडिया में काम कर रही हो किसी एजेंट के थ्रू या किसी और मार्फत से, लेकिन अगर उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है तो वो क्या कहलाएगा? वो फॉरेन कंपनी कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी वो सही है। ठीक है, और ये विदेशी कंपनी को सेक्शन 242 में परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न, प्राइवेट कंपनी की विशेषता है। हाँ, प्राइवेट कंपनी की क्या विशेषता है?
अभी देखिए इसके पहले ही मैंने डिस्कस किया है प्राइवेट कंपनी की क्या विशेषता है। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। क्या अमाउंट मिनिमम होना चाहिए वो गवर्नमेंट ने भी डिसाइड नहीं किया हुआ है, तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है। एंड जो उसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है उसके आर्टिकल्स में होने हैं, जो क्या है, पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि उसको राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होना चाहिए, लिमिट है उसका 200 मेंबर्स का, एक्सेप्ट 1% कंपनी। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन इसका है कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, कोई प्रोस्पेक्टस वो जारी नहीं कर सकता है। तो ये 3 रेस्ट्रिक्शन उसके होते हैं। अब इसमें जो दिया है न्यूनतम पूंजी 1 लाख या इससे अधिक होना चाहिए, ये क्वेश्चन पहले का है। ये अमेंडमेंट आया है कि अब जो है कुछ भी होना चाहिए मिनिमम, ये चीज़ जो है 1 लाख वाला ये अब ख़त्म हो गया। अब जो है मिनिमम पेड अप शेयर जो कैपिटल है मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मे बी प्रिस्क्राइब्ड, मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये आ गया, ये कब आया, ये 2015 में आया। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसको इस तरीके से अगर पढ़ें तो ये अगर माने तो इसकी विशेषता है ये कि भाई कुछ भी पूंजी से वो स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, उसके अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध लगता है, हाँ, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। तो वो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और उसकी सदस्यता 200 तक सीमित होनी चाहिए, ये भी सही है। यानी कि ये सारे सही हैं। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक। चौथा, कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य और तथा अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि से। इसकी प्रमुख विशेषता शाश्वतता और व्यक्तित्व है, हाँ, परपेचुअल सक्सेशन, जिनके कारण निरंतर बदलने वाले व्यक्तियों के समूह को अपरिवर्तित माना जाता है और वह एक व्यक्ति की भांति कार्य करता है। उस परिभाषा किसने दी है? देखिए, कंपनी का अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है। कंपनी अपने आप में एक व्यक्ति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सदस्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो खैर, जो इस शब्दों में जो परिभाषा दी है वो किसने दी है? मार्शल ने, हेने ने, लॉर्ड लिंडन ने, या किसी ने नहीं? इसका सही उत्तर है, इसकी परिभाषा दी है मार्शल ने। इसकी परिभाषा किसने दी है? मार्शल ने। तो ऑप्शन ए जो है क्या है इसका सही उत्तर है। ठीक है, परिभाषा तो आपको याद करने पड़ेंगे। 5वां प्रश्न है, कंपनी के व्यक्तित्व को मान्यता निम्न में से पृथक किस वाद में दिया गया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं। तो इसका बहुत लीडिंग केस है, वो है सालोमान बनाम सालोमान कंपनी लिमिटेड। सालोमान बनाम सालोमान कंपनी लिमिटेड में ही कहा गया था कि कंपनी का अपना एक कंपनी का इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, जिसमें जूते वाली कहानी थी। सालोमान जूता बनाने वाला होता है और वो एक कंपनी का निर्माण करता है जिसमें उसके बच्चे और वाइफ और वो स्वयं होता है। बाद में वो कंपनी डूब जाती है, कंपनी लॉस में जाती है। तो वैसी स्थिति में वो अपना जो पैसा है उसमें लगाया होता है, वो पैसा स्वयं पहले निकालता है। तो बाकी जो कर्जदार होते हैं वो बोलते हैं अरे ये तो कंपनी सलमान की ही है, फिर पहले मुझे पैसा मिलना चाहिए। दोनों एक ही व्यक्ति है, कंपनी और सलमान। तो वहीं पे कहा गया था नहीं नहीं, कंपनी का अपना एक इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है, अपना एक अलग लीगल स्टेटस होता है। और इसलिए जो उसमें जो सलमान है और जो सलमान कंपनी लिमिटेड है, दोनों अलग अलग है, दोनों वो अलग माना था। तो ये केस में जो सबसे पहले ये आया, ये किस में आया? ये सालोमान कंपनी लिमिटेड में कंपनी के व्यक्तित्व को मान्यता दिया गया था। जबकि अगर आरसी कूपर बनाम भारत संघ की बात करें तो आरसी कूपर बनाम भारत संघ में इसमें बात किया गया है कंपनी के सिटीजनशिप के बारे में, कंपनी की नागरिकता से रिलेटेड है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो कार्यपालिका है और विधायिका है और वो कोई ऐसा आदेश दे देती है या विधान परिषद के द्वारा या विधान के द्वारा कोई ऐसा आदेश दे देता है जो कंपनी का जो राइट है उस पर तो आघात करता ही करता है, साथ साथ अंशधारी जो है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उसके इंटरेस्ट पे भी प्रभाव डालता है। तो वैसी स्थिति में जो अंशधारी हैं वो आर्टिकल 19 का जो उसका राइट है उससे वो वंचित नहीं रह सकता। एक तरफ चूँकि कंपनी को वो कहते हैं कि वो कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन,
कंपनी सिटीजन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 19 के लिए जब उसके मेंबर्स पे उसका प्रभाव पड़ेगा तो वो जाएगा। ये कहा गया था आपको आरसी कूपर में। जबकि बेनेट कोलमैन एंड कंपनी बनाम भारत संघ भी जो है उसमें भी आपको सिटीजनशिप को लेकर के बात की गई थी। किसको लेकर? सिटीजन को, बात इसी से रिलेटेड है, सिटीजनशिप को। सिटीजन है नहीं है क्या है, लेकिन उसमें भी, इसमें भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कंपनी के सिटीजन के बारे में तो बात करता है यह कंपनी का कि आर्टिकल 19 का संरक्षण प्रत्येक मेंबर्स को प्राप्त है। हाँ, कंपनी के मेंबर्स के आर्टिकल 19 जो अगर वो कंपनी का मेंबर है तो इसलिए कि कंपनी के सिटीजन नहीं होगा तो उसके आर्टिकल 19 के जो राइट हैं वो उसके, चूँकि वो मेंबर हैं, इसलिए उसको नहीं दिए जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और भी चीज़ें जो हैं उसमें डिटेल्स में, तो वो उसका उसको आप नहीं रोक सकते हैं अगर किसी कंपनी के मेंबर का के राइट पे असर पड़ता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सालोमान बनाम सालोमान कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, कंपनी की विशेषता नहीं है। क्या कंपनी की विशेषता नहीं है? पहला तो है कंपनी का पृथक निगमित व्यक्तित्व। हाँ, तो कंपनी का यस पृथक निगमित व्यक्तित्व होता है, कंपनी का अपना इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, ये सही बात है, ये तो है। शाश्वत उत्तराधिकार, यस परपेचुअल सक्सेशन है कंपनी का। एक बार कंपनी का निर्माण हो गया तो वो कंपनी कभी भी नहीं मरती जब तक कि उसका विधिवत वाइंड अप नहीं किया जाए उसका। तो एक बार कंपनी का निर्माण हो जाने के बाद वो कभी नहीं मरती। तो कंपनी का अपना डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन भी है। असीमित दायित्व, हाँ असीमित दायित्व। और चौथा क्या है? अंशों की अंतरणीयता, ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स। यस, कंपनी में अंशों की अंतरणीयता है, कंपनी के अंश ट्रांसफर हो सकते हैं आसानी से इधर से उधर, खास करके पब्लिक कंपनी में। और प्राइवेट कंपनी में भी जो आपस में है उस तरह से कुछ रिजोल्यूशन है जिसके अंतर्गत आपस में मेंबर्स का जिसमें वो कर सकते हैं, तो वो भी है सुविधा। असीमित दायित्व जो है, ये असीमित दायित्व विशेषता नहीं है कंपनी की, क्योंकि कंपनी का निर्माण आज की डेट में इसीलिए हो रहा है कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी जो है वो कंपनी की बहुत बड़ी विशेषता है, ना कि अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। 1857 के पहले अगर हम गए तो कंपनी में असीमित दायित्व ही होता था, 1857 के पहले। लेकिन 1857 के ये उस समय जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट आया, और उस समय भारत में सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी का जो सिद्धांत था वो आ गया कंपनी एक्ट में। तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपका दायित्व सीमित है, आपके दायित्व अकॉर्डिंग आपका दायित्व सीमित है। हमने पहले भी देखा था कि लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। आपका दायित्व अगर आपने जितना आपने अनपेड शेयर आपका अमाउंट है, आपकी दायित्व उतने ही तक है, या आपने जितने की गारंटी ली है आपका दायित्व उतने ही तक है। जबकि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है? आपका दायित्व चाहे कंपनी जितना भी लॉस में चले जाए, आपका पर्सनल एसेट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी पर्सनल लायबिलिटी भी बन जाती है। तो कंपनी का विशेषता ये है कि वो पृथक निगमित है और उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी होना इसका विशेषता है, असीमित दायित्व होना इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 7वां, निम्न कथनों में सत्य कथन है। पहला, कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं है। दूसरा, अच्छा ऊपर से ही देखते हैं, कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं है। यस, सही बात है, कंपनी को नागरिकता प्राप्त, सत्य कथन है। यस, कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं है, ये सत्य कथन है। हाँ? दूसरा, कंपनी की राष्ट्रीयता, अधिकार और निवास होता है। यस, कंपनी की राष्ट्रीयता होती है, कंपनी की नेशनलिटी होती है, कंपनी का डोमिसाइल होता है, कंपनी का रेसिडेंस होता है। नेशनलिटी डिनोट्स रिलेशंस, जो नेशन के साथ रिलेशन होता है, आप किस देश से बिलोंग करते हैं। और डोमिसाइल क्या है? डोमेसाइल है किसी व्यक्ति का रेसिडेंस, परमानेंट रेसिडेंस, वो डोमिसाइल कहा जाता है। और रेसिडेंस होता है जहाँ आप वर्क करते हैं कुछ समय के लिए, जहाँ पे जाते हैं वो आपका रेसिडेंस कहलाता है। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप
आप यहाँ हैं और आप बॉम्बे में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो बॉम्बे में जब आप 2 साल 1 साल रह रहे हैं, वहाँ बसने की नीयत से नहीं रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि काम ख़त्म करके 2 साल 4 साल में फिर आपको वापस अपने पैतृक गांव में आ जाना है। तो आपका जो पैतृक गांव है वो क्या है, आपका परमानेंट निवास है, वो डोमिसाइल है, और आप कुछ समय के लिए अपने किसी कार्य की पूरा करने के लिए किसी पर्पस से रह रहे हैं, वो रेसिडेंस है। तो कंपनी का भी राष्ट्रीयता होता है, उसका अधिवास होता है, उसका निवास भी होता है। हाँ, नेशनलिटी, डोमिसाइल एंड रेसिडेंस। तो ये सी है, कंपनी के सदस्यों के दिवालिया हो जाने पर उसका मूल अस्तित्व यथावत बना रहता है। हाँ, यस, कंपनी के सदस्य दिवालिया हो जाए उससे कंपनी का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का अपना अलग एक लीगल स्टेटस है, कंपनी का अपना अलग डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है। और इसलिए यह भी सही है। और चौथा ऑप्शन है, सीमित दायित्व का आशय यह है कि कंपनी को हानि होने की दशा में अंशधारियों को अधिक से अधिक हानि उनके अंशों पर दे धनराशि तक होती है। यस, अगर कोई कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है और लिमिटेड बाय शेयर है, तो उसका दायित्व क्या होता है, किसी भी मेंबर का दायित्व उसका अनपेड जो शेयर है, अनपेड शेयर तक ही होता है। जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप, वो उतना ही अमाउंट उसे, मान लीजिए कि अगर 100 रुपये का एक शेयर है और उस एक शेयर को उसने खरीदा है और 100 रुपये में उसने 50 रुपया पे कर दिया है, तो 50 रुपया जो पे नहीं किया है, बस उतने ही अमाउंट तक उसकी लायबिलिटी बनती है। तो ये डी भी क्या है, सही है, यानी कि ये चारों का चारों सही है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ई इसका सही उत्तर है। ठीक है। 8वां प्रश्न, कंपनी के प्रबंधन का दायित्व होता है। कंपनी के प्रबंधन का दायित्व किस पे होता है? कंपनी के प्रबंधन का दायित्व किस पे होता है? कंपनी के प्रबंधन का दायित्व क्या प्रमोटर पे होता है, क्या शेयरधारकों पे होता है, क्या निदेशकों पे होता है? देखिए, कंपनी के जो प्रबंधन है उसका दायित्व क्या होता है, निदेशक पे होता है, डायरेक्टर पे होता है। डायरेक्टर को कहाँ परिभाषित किया गया है, 2 सब क्लॉज 34 में, जिस पर कहा गया है डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ ए कंपनी। हाँ, बोर्ड ऑफ ए कंपनी, डायरेक्टर जो कंपनी का एक डायरेक्टर होता है वही कंपनी को चलाता है, सारे प्रबंध को वही देखता है, क्या कैसे काम होगा, क्या होगा, नियुक्तियां किस प्रकार से होगी, स्टाफ कैसे आएंगे इसमें, हाँ, बिजनेस किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी चीज़ उस डायरेक्टर को देखते हैं। प्रमोटर तो अपना कंपनी को प्रमोटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी, प्रमोटर का मुख्य काम होता है। शेयरधारक क्या होते हैं? शेयरधारक कंपनी में एज ए शेयर होल्डर होते हैं, शेयर लेते हैं, कहीं ना कहीं पैसों से मदद करते हैं, और वो डायरेक्टर को चुनते हैं कि बिहाफ ऑफ देम डायरेक्टर कंपनी का देखरेख करे। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्या, डायरेक्टर। 9, युद्ध काल में किसी प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्य बम द्वारा मार दिए गए। हाँ, देखिए, बहुत कंपनी लॉ में बहुत ही पॉपुलर ये सेंटेंस है। तो क्या कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? क्या कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा? विधि इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता, निश्चित नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? मैंने पहले कहा, कंपनी का अपना एक लीगल स्टेटस होता है, और कंपनी के सदस्यों के इधर से उधर होने पे, उसकी मृत्यु होने पे, उनके दिवालिया होने पे कंपनी के लीगल स्टेटस पे कोई असर नहीं पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, जब तक कि उसका विधिवत वाइंडिंग अप ना किया जाए। मैंने पहले भी कहा, सेक्शन 9 जो है वो कहता है कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन हो गया तो एक बार इनकॉर्पोरेशन होने के बाद वो परपेचुअल सक्सेशन पा लेता है, शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है। तो यानी कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा। जिसका सही उत्तर क्या है? बी है। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। हाँ, युद्ध काल में अगर किसी कंपनी का ये हो जाए तो वैसी स्थिति में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। प्रोफेसर ग्रोवर जो हैं उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी।
प्रोफेसर ग्रोवर, कि सारे लोग एक मीटिंग में बैठे हुए हों और एक युद्ध हो और युद्ध में एक बम आए और सारे के सारे सदस्य वहाँ बैठे हुए हैं और सारे की मृत्यु हो जाए, तो क्या कंपनी, फिर भी कंपनी का अस्तित्व बना रहेगा? कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 क्या है कि कंपनी का जिस दिन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हुआ, दे हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, दे हैव परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। 10वां, कंपनी पर आपराधिक दायित्व अर्पित नहीं किया जा सकता है, आरोपित किया जा सकता है। चूंकि व्यक्ति कंपनी नहीं है, इसलिए उस पर कोई भी आपराधिक दायित्व अर्पित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही उत्तर है इसमें? अब देखिए, कंपनी तो एक ह्यूमन बीइंग है नहीं, कंपनी एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक तरह से वास्तविक व्यक्ति नहीं है। हाँ, लेकिन अब जब आईपीसी के सेक्शन 11 को पढ़ेंगे तो वहाँ कहा गया है कि व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी या व्यक्ति का संगठन भी आता है। स्पष्ट रूप से सेक्शन 11 ऑफ द आईपीसी डिफाइन करता है, कहता है कि भाई जो कंपनी है और कोई संगठन है व्यक्तियों का, उस संगठन वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। इट मीन्स कि अगर कंपनी पे कोई आपराधिक मामला है तो ऐसी स्थिति में उस पर अपराध आरोपित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। हाँ, ये बात जरूर है, कंपनी को कारावासित नहीं किया सकता है, कंपनी को जेल में नहीं डाल सकता, तो किसको डाला जाएगा? वो देखा जाएगा किसके पीछे कौन, किसका हाथ है, इसके पीछे इस कंपनी के आड़ में किसने गलत काम किया। तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है उसकी सज़ा को भुगतेगा। या अगर कंपनी पे अगर कुछ दंड लगाया जाता है, आर्थिक दंड लगाया जाता है, तो कंपनी को उसका भुगतान करना पड़ेगा। और कंपनी अगर किसी सदस्य के कारण, किसी डायरेक्टर के कारण, किसी व्यक्ति के कारण कंपनी को उस प्रकार का लॉस हुआ है, तो कंपनी पुनः उससे वो वसूल कर लेगी। तो ये है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन जिसका डिटेल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और आप भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी प्रकार से पढ़िए, इसी प्रकार से डिस्कस कीजिए। और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद।